सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। आपको स्टार्ट करते हैं इस कोर्स को। मेरे ख्याल से जितने लोगों ने ज्वाइन करना था वो आ चुके हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको वेलकम मेरी तरफ से इस मशीन लर्निंग कोर्स के अंदर, प्रेजेंटेड बाय आवर कंपनी नेक्सस एआई डिजिटल। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी कंपनी के बारे में, और फिर हम इंशाल्लाह इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे। बेसिकली आप सबको पता है कि हमारी जो एक कंपनी है, आपने अगर लिंक्डइन पेज पे या हमारी वेबसाइट देखी हो, इट इज़ अ सर्विस बेस्ड कंपनी। हम जो है वो क्लाइंट्स को सर्विसेज ऑफर करते हैं, और उसके बदले जो है वो फ्रीलांसिंग जैसे होती है वैसे हमारी जो है कंपनी चल रही है। इसके साथ साथ हम जो है वो डिफरेंट सोशल एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा हमारा जो पहला बैच है इंटर्नशिप का वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें ऑलमोस्ट 60+ लोगों ने अपने जो है वो सक्सेसफुली अपने इंटर्नशिप को कंप्लीट किया है। और हम पाइथन का कोर्स भी करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके साथ जो है वो मशीन लर्निंग का कोर्स जो कि पहले पेड था, लेकिन अब हमने जो फ्री किया है, ठीक है, आप लोगों के लिए। और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट हम करवा रहे हैं। करवाने का मकसद बहुत इम्पोर्टेंट आपको बताना। आपको पता है कि हम एक न्यू स्टार्टअप हैं, और नए स्टार्टअप को जो है वो जितने ज़्यादा लोग देखेंगे हमारी कंपनी को उतना फ़ायदा होगा। तो हमारा कोई पैसे कमाना इस कोर्स से या कुछ और जो है वो मकसद नहीं है। हमारा जो मकसद है वो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी कंपनी का नाम पहुँचाएं। ठीक है। और माई सेल्फ जोहेब, और मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड के अंदर मशीन लर्निंग और डाटा साइंस के अंदर मुझे 2.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मैंने मल्टीपल कोर्सेज किए सबसे पहले, और कोर्सेज करने के बाद प्रोजेक्ट्स किए, और उसके बाद मैं फ्रीलांसिंग कैरियर भी अपना जो है वो बना चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हमारी जो कंपनी है वो भी जो है वो लोगों को, क्लाइंट्स को सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रही है। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा जो लोग हैं उन्हें बेसिक लेवल की पाइथन आती है, तो हमें इसके लिए एडवांस लेवल की पाइथन चाहिए भी नहीं, क्योंकि जो चीज़ें एडवांस हैं वो इस कोर्स में ही सीखेंगे हम। ये कोर्स रखा ही इसलिए गया है कि आपको एडवांस चीज़ें सिखाई जाएं। तो बेसिक पे हमारा इस कोर्स के अंदर बिल्कुल फोकस नहीं होने वाला। और हाँ, जिनको पाइथन बिल्कुल से ही नहीं आती, जिनको A to Z पता ही नहीं है कि पाइथन का के सिंपल प्रोग्राम्स भी कैसे लिखते हैं, तो मैंने रिकमेंड करूंगा कि आप पहले ये कोर्स जो है वो ना लें, क्योंकि आपसे जो है वो ये कोर्स नहीं होगा। और ये एक एडवांस कोर्स होने वाला है जिसके अंदर आपको कम से कम जो है वो बेसिक पाइथन लाजमी आनी चाहिए। तो आपसे मेरी ये अपील है कि आप जाके जो यहाँ पे आपने टाइम वेस्ट करना है वहाँ वो आप पाइथन को सीखने पे लगाएं, और इंशाल्लाह इसके बाद आप मशीन लर्निंग कोर्स जो है वो स्टार्ट करें। ओके, हो गया। ओके जी, बेसिकली हम अपना जो है मशीन लर्निंग का जो कोर्स है वो स्टार्ट करते हैं। तो हेड टू द फर्स्ट स्लाइड। ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक मशीन लर्निंग का नाम सुना होगा, ठीक है। सो एग्जैक्टली व्हाट इज द मशीन लर्निंग, मैं आपको इस कोर्स के अंदर डेफिनेशन नहीं करवाऊंगा, प्रैक्टिकल करवाऊंगा। लेकिन थोड़ी देर के लिए हम इस पे ना जो है वो डेफिनेशन पढ़ते हैं। Machine learning, it is a subset of artificial intelligence that enables system to learn from data। ठीक है। जो क्या कहता है कि ऐसी फील्ड है जो डाटा से सीखती है, और डाटा से सीख के उसमें से पैटर्न्स निकालती है। ठीक है। और उन पैटर्न्स के बेस पे क्या करती है जी, हमें नई प्रोडिक्शन देती है। ठीक है। और ये काफी ज्यादा क्या कहते हैं आजकल हर जगह यूज हो रही है। अब बेसिकली आप में से बहुत ज़्यादा लोग ये सोच रहे होंगे कि इसने मुझे क्या बता दिया है कि डाटा से सीखते हैं, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हैं और फिर डिसीजंस बनाते हैं। सो इस पे वापस आते हैं, पहले चलते हैं अगली स्लाइड का। ठीक है। और यहाँ पे मुझे आपका साथ चाहिए, मतलब आपने मुझे बताना है, मैंने नहीं बताना। लेट से हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। और इसमें कोई मशीन लर्निंग नहीं है। हमारे पास एक सिंपल सा डाटा है। ठीक है। और इस डाटा के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं। हाउस का साइज है जो कि मरला के अंदर है। अगर आपको नहीं पता मरला क्या होता है, इट इज़ अ मेजरमेंट जिसके अंदर हम जो है वो हाउस का साइज पर जो है वो मेजर करते हैं। ठीक है। और दूसरी साइड में हमारे पास हाउस की प्राइस है। अब ये डाटा सेट क्या कह रहा है छोटा सा, वो कह रहा है अगर घर का जो साइज है वो 1 मरला है तो उसकी प्राइस क्या होगी, 1 लाख रुपए। ठीक है। अगर घर का साइज 2 मरले है तो उसकी प्राइस होने वाली है 2 लाख रुपए। ठीक है। इसी तरीके से घर का साइज अगर 3 मरला है तो उसकी प्राइस होगी 3 लाख। 4 मरला है तो उसकी प्राइस होगी 4 लाख। ठीक है। अब आप मुझे बताइए, ये आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि 5 मरले का घर कितने का होगा अकॉर्डिंग टू दिस डाटा। अगर आपके पास ये डाटा दिया जाए तो 5 मरले का घर कितने का होना चाहिए। सही हो गया, माशाल्लाह, आप तो सारे मशीन लर्निंग इंजीनियर बैठे हुए हैं। ठीक है। ओके, सब ने ऑलमोस्ट जो है वो सही आंसर दिया।
ठीक है। अब आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। अब आप मुझे एक और आंसर दें कि आपने इसे कैसे आइडेंटिफाई किया। हाउ यू आइडेंटिफाइड कि ये 5 मरले का घर 5 लाख का होगा। बताएं मुझे। बेस्ड ऑन प्रीवियस डाटा, अच्छा। डाटा को देख के, ओके। डाटा को देख के आपने क्या किया जी, प्रेडिक्शन कर दी। ठीक है, प्रेडिक्शन ही की है ना, हो सकता है वो ज्यादा का हो, आपको कौन सा पक्का पता हो। हाँ जी। आपने डाटा को देख के जो है वो प्रेडिक्शन कर दी, ठीक है। अब मैं आता हूँ नीचे पीछे स्लाइड के अंदर। तो मशीन लर्निंग इट इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इनेबल सिस्टम टू लर्न फ्रॉम डाटा, जो डाटा से सीखता है बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आपने सीखा है, ठीक है। ओके। तो मशीन लर्निंग एक ऐसी फील्ड है जो डाटा से सीखती है, जैसे आपने अभी अपने दिमाग से पिछले डाटा के अकॉर्डिंग, अपर डाटा के अकॉर्डिंग सीखा है, ठीक है। अब बेसिकली इसके अंदर अगर मैं टेक्निकली बताऊं ना, आपने कैसे सीखा है, आपने ऊपर वाले डाटा को देखा है, लेकिन ऊपर वाले डाटा को देख के, इस डाटा को देख के आपने एक पैटर्न निकाला है, ठीक है। आपने क्या किया जी, एक पैटर्न निकाला। वो पैटर्न क्या था, वो ये था कि जो प्राइस इक्वल्स टू साइज, आपके दिमाग ने ये पैटर्न निकाला। अब लेकिन आपके दिमाग देखो कितना चला गया, उसने बताया नहीं मैं पैटर्न निकाला है, उसने बस कह दिया है कि भाई इसका साइज जो है वो, इसकी जो प्राइस है वो 5 होगा। तो बेसिकली आप क्या करते हो, डाटा से सीखते हो, डाटा से सीखने के बाद उसमें से पैटर्न्स निकालते हो, पैटर्न्स निकालने के बाद फिर आप अगला काम क्या करते हो, प्रिडिक्शन करते हो, ठीक है। तो बेसिकली 3 काम हो रहे हैं आपके दिमाग के अंदर। आप पहले सीख रहे हो, फिर उनमें से पैटर्न आइडेंटिफाई कर रहे हो, और पैटर्न आइडेंटिफाई करने के बाद आप फिर प्रिडिक्शन कर रहे हो, ठीक है। अब चलते हैं जरा पिछली स्लाइड डेफिनेशन के अंदर, ठीक है। और अब इसे पढ़ें। मशीन लर्निंग इट इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट एनेबल सिस्टम टू लर्न फ्रॉम डाटा, to identify the patterns and then make predictions with minimal human intervention। तो मेरे ख्याल से अब आपको मशीन लर्निंग का पता चल गया होगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली इज द मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग एक ऐसी फील्ड है कंप्यूटर की जिसको हम डाटा देते हैं, वो डाटा से सीखता है, फिर उसमें से पैटर्न्स निकालता है खुद ब खुद, जैसे हमारे दिमाग ने अभी निकाला, और फिर उसके बेस पे प्रोडिक्शन करता है। ओके। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग। अगर आपको पहले से नहीं पता था कि मशीन लर्निंग क्या होती है, तो आज आपको पता चल गया है कि मशीन लर्निंग क्या होती है। अभी तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो बताइए, फिर आगे चलते हैं। ओके। अच्छा जी। अब मैंने आपको ये दिखाया कि जो मशीन लर्निंग है उसके पास एक डाटा होता है, वो डाटा सीखता है, पैटर्न आइडेंटिफाई करता है, और उसमें से जो है वो हमें प्रेडिक्शन निकाल के दे देता है। लेकिन ये डाटा तो काफी सिंपल था। अब मैं आपसे दोबारा कहता हूँ कि भैया मुझे ना एक और डाटा का आंसर दो। और बाय द वे ये ग्राफ है इसका जो मैंने अभी दिया, ठीक है। ग्राफ को हम बाद में देखेंगे। अच्छा जी, ये पैटर्न यहाँ पे मुझे निकाल के देना, आपने इसकी प्रेडिक्शन करनी है। अब देखो, जो एक मरला है वो 4 लाख का है, ठीक है। 2 मरले का घर 2 लाख का है। एआई और एमएल का जो डिफरेंस है वो हम आगे जाके देखते हैं, अभी के लिए आप जो है मशीन लर्निंग के इंट्रोडक्शन पे देखें, ठीक है। अच्छा जी। 2 मरले का जो घर है वो 2 लाख का है, 3 मरले का घर सिर्फ 1 लाख का है, और 4 मरले का घर जो है वो 3.5 लैक्स का है। मतलब कि जो डाटा है ना वो हमारे पास ऐसा है जो हमें समझ नहीं आ रही। लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जो 5 मरले का जो घर है, ठीक है, वो कितने का होगा। कैन यू प्लीज टेल मी। अब मुझे बताइए। क्या कोई बता सकते हैं। पैटर्न फाइंड नहीं हो रहा। 1.75 अब्दुल्ला, माशाल्लाह। सही। अब काफी ज्यादा कम हो गए हैं, जैसे पहले 5 थे, 4 थे, 5, मतलब कि हर बंदे के पास कोई क्लियर पैटर्न नहीं है मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे आप स्टक हो गए हैं, क्यों स्टक हो गए हैं, क्योंकि डाटा ही ऐसा था जो बंदे को हिला देते हैं, ठीक है। अब आप इजीली जो है वो 5 मरले की प्राइस कैसे नहीं कर सकते, ठीक है, आप स्टक हो चुके हैं। लेकिन जो मशीन लर्निंग है, ठीक है, वो बड़े आराम से इसके अंदर जो है वो प्रेडिक्शन कर देगी, ठीक है। जो मशीन लर्निंग ने मैंने जो है वो चेक किया था कोडिंग के जरिए, तो मशीन लर्निंग जो इसकी जो है वो पैटर्न आइडेंटिफाई करके जो आंसर निकाला है, उसने कहा भाई 2.8, 2.8 लैक्स का जो है वो आपका 5 मरले का घर होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करने का मकसद ये है कि जो मशीन लर्निंग है भाई वो आपसे बेहतर है।
ठीक है, बहुत ज्यादा टास्क के अंदर मशीन लर्निंग आपसे बेहतर है। ओके। तो मशीन लर्निंग वो चीजें भी आइडेंटिफाई कर देती हैं जो आपको आपका माइंड इजीली नहीं बता सकता। ठीक है, अब लेट से, ये तो मैंने सिर्फ एक घर का पूछा है। लेट से मैं आपसे पूछता हूँ कि 10,000 मेरे घर हैं। ठीक है, और आपने मुझे इनका जो प्रोडिक्शन करनी है बेस्ड ऑन दी डाटा। ठीक है, प्रोडिक्शन करके दो मुझे। तो आप क्या करोगे? आप तो स्टक हो जाओगे। 10,000 करोड़ की प्रोडिक्शन आप मेरे ख्याल से महीना लगा दोगे। ठीक है, 1 मंथ के अंदर आप प्रोडिक्शन करके दोगे मुझे। करेक्ट। लेकिन जो मशीन लर्निंग है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर या इससे भी कम मुझे 10,000 घरों की प्रोडिक्शन करके दे देगी। तो इससे हमें पता चला कि एक तो ये ह्यूमन माइंड की तरह सोच रहा है, दूसरा ये कॉम्प्लेक्स टास्क को बड़े आराम से हैंडल करती है मशीन लर्निंग, और तीसरी चीज कि ये हमारा टाइम बहुत ज्यादा बचाती है। ठीक है, तो मशीन लर्निंग के बारे में आपको अच्छे से पता चल गया कि ये पैटर्न्स निकालेगी। इसको जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स डाटा दे दो, लेकिन वो पैटर्न्स निकाल के बड़े आराम से आपको विद इन नो टाइम, ठीक है, वो आपको आंसर कर देगी। सो दिस इज द मशीन लर्निंग, कि ये क्या करती है, डाटा से सीखती है, सीखने के बाद पैटर्न्स आइडेंटिफाई करती है, और पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने के बाद आपको क्या करती है जी, प्रेडिक्शन करके दे देती है। अब वो प्रेडिक्शन सही हो सकती है, गलत हो सकती है, वो हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन प्रेडिक्शन दे देती है। ठीक है, अब बात करते हैं बेसिकली मशीन लर्निंग की टाइप्स के बारे में। ठीक है, मशीन लर्निंग की टाइप्स जो है ना बेसिकली, वो 3 तरह की होती हैं। द फर्स्ट वन इज सुपरवाइज लर्निंग, ठीक है, सेकंड वन अनसुपरवाइज लर्निंग, और जो तीसरी होती है वो री इन्फोर्समेंट लर्निंग होती है। ठीक है, हम जो बात करेंगे वो बेसिकली पहली दो की बात करने वाले हैं। ठीक है, डिटेल के अंदर इस कोर्स के अंदर आज मैं आपको इसका छोटा सा जो है वो इंट्रो बताऊंगा री इन्फोर्समेंट लर्निंग का। ठीक है, इन तीनों का एक छोटा सा इंटरव्यू बताऊंगा। इससे पहले मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, सॉरी पीछे आता हूँ, और अपना जो है वो ये डाटा देखता हूँ। हमारे पास जब भी डाटा होता है ना, ठीक है, उसके कॉलम्स होते हैं और रोज होती हैं। ठीक है, अब कुछ होते हैं जो हमारे पास जो है वो इनपुट होता है, और कुछ होता है आउटपुट। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो हम इनपुट दे रहे हैं ना, इसके अंदर हमें जो इनपुट देनी है वो एक्स होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो साइज था वो इनपुट था, और मुझे आंसर क्या चाहिए था, प्राइस चाहिए था। जो हमारी इनपुट होती है हम उसे मशीन लर्निंग के अंदर एक्स कहते हैं, और जो हमारी आउटपुट होती है वो हमारी मशीन लर्निंग के अंदर हम उसे वाई कह रहे होते हैं। ठीक है, दिस इज द नोटेशन जो आपको याद रखनी है, और इसके अंदर कोई चीज लॉजिकल नहीं है, बस ये ऐसी नोटेशन रखी हुई है कि जो इनपुट होगी वो हमारी एक्स होगी, और आउटपुट होगी वो हमारी वाई होगी। अब इस केस के अंदर मैंने मशीन लर्निंग को क्या कहा था, मैंने ये डाटा दिया था, ये वाली 4 रोज मैंने पहले डाटा दिया थी, और ये जो है ये मैंने टेस्ट डाटा रखा हुआ था अपने आप को टेस्टिंग के लिए। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने ये 4 दी, ठीक है, तो इन 4 जो है इसके अंदर मैंने इनको पेयर दिया एक्स वाई का। ठीक है, अपने डाटा क्या दिया मैंने, पेयर दिया, मतलब एक्स भी दिया और वाई भी दिया। तो इनका पेयर दिया मैंने चारों का, लेकिन जब मैं टेस्टिंग कर रहा था तो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक्स दिया। ठीक है, क्योंकि मुझे वाई जो है वो मशीन लर्निंग मॉडल खुद देगा। तो हम ट्रेनिंग डाटा जो होता है, जो हम डाटा उसको प्रोवाइड करते हैं सीखने के लिए, उसके अंदर हम जो है ये एक्स और वाई दोनों पेयर देते हैं, लेकिन टेस्टिंग डाटा के अंदर हम जो है वो सिर्फ एक्स देते हैं, वाई जो है वो हमें हमारा मशीन लर्निंग मॉडल देता है। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ आ गई है। यहाँ तक आपको अगर समझ नहीं आई तो मुझसे पूछें। ठीक है, जो एक्स होता है वो हमारा इनपुट होता है, वाई जो है वो हमारा आउटपुट होता है। ठीक है, काइंडली एनोटेशन ना करें, अदरवाइज मैं आपको रिमूव कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया है कि जो एक्स और वाई है वो हमारे पास क्या होता है, वाई रिप्रेजेंट्स द इनपुट और एक्स रिप्रेजेंट्स द आउटपुट। और ट्रेनिंग के दौरान हम एक्स और वाई दोनों देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि भैया हमारा एक्स जो है वो 1 मरला है, वाई 4 लाख है। ठीक है, दो है, ये दो है, ये दो है, ये दो है। फिर मैंने ये सारा कुछ बता के आपको फिर कहा कि मुझे बताओ 5 मरला कितने का होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से मशीन लर्निंग मॉडल को भी मैं जो है वो एक्स और वाई पेयर देता हूँ। ठीक है, और एक्स और वाई पेयर देने के बाद मैं जब ट्रेनिंग करवा लेता हूँ, तो टेस्टिंग के दौरान जब मैं उसे प्रेडिक्शन करवाने लगता हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक्स देता हूँ। ठीक है, और जो वाई है वो मुझे मेरा मशीन लर्निंग मॉडल देता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई है? ओके, हो गया। अब बात करते हैं व्हाट इज द सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, ये मैंने आपको क्यों बताया ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर देखो, बेसिकली व्हाट इज सुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है, अगर हम अपना जो डाटा है, ठीक है,
इस फॉर्म के अंदर दें जैसे यहाँ पे मौजूद है, मतलब कि एक्स और वाई पेयर के अंदर दें। अगर हमारा डाटा एक्स वाई इन दोनों पेयर्स की फॉर्म में जा रहा है, मतलब हम अपना जो इनपुट और उसके साथ साथ जो आउटपुट है, जो उसका टारगेट, जो उसका रियल लेबल है, ठीक है, इसे कहते हैं लेबल डाटा। अगर एक्स और वाई दोनों दे रहे हैं उसे क्या हम कहते हैं, लेबल डाटा। अगर हम वाई एक्स और वाई दोनों दे रहे हैं ना, देन इट इज द टाइप ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी टाइप होती है, सुपरवाइज लर्निंग, जहाँ पे हम जो है वो लेबल डाटा देते हैं, जहाँ पे हमारे, तो हम एक्स और वाई दोनों इनपुट दे रहे होते हैं, ठीक है, तो दैट इज द जो है वो हमारे पास क्या होती है, सुपरवाइज लर्निंग। अगर सुपरवाइज लर्निंग के अंदर किसी को कोई इशू है तो मुझे बताए, एनी इशू? ओके, मैं दोबारा बताता हूँ, ठीक है। मैंने आपको भी बताया कि हमारे पास जो एक तरह का जो डाटा है ना यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे आपको इतनी बात समझ आ गई होगी कि ये एक्स है और ये वाई है। और जब हम ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं ना, ये चार चीजें जब बतानी है तो हम एक्स और वाई ये दोनों देते हैं, मतलब मरला और प्राइस उसकी दोनों देंगे, उन्हें आंसर बताएंगे कि एक मरले का भाई 4 लाख जो है प्राइस है, 2 मरले की प्राइस 2 लाख है, 3 मरले की 1 लाख है। इस तरह करके दोनों बता रहे हैं। तो एक्स और वाई हम दोनों दे रहे हैं, लेकिन टेस्टिंग के दौरान हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्स दे रहे हैं, वाई हमें जो क्या करेगा वो हमारा मशीन लर्निंग मॉडल देगा। ठीक है, तो ऐसी लर्निंग जहाँ पे एक्स और वाई दोनों होते हैं, ठीक है, हमारे पास इन ट्रेनिंग डाटा वो हमारे पास कौन सी होती है, हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग होती है। जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है कि जहाँ पे इनपुट और आउटपुट पेयर हो, जैसे एक्स और वाई पेयर हो, इसे दूसरे अल्फाज के अंदर हम लेबल डाटा कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, अब अनसुपरवाइज लर्निंग एक ऐसी लर्निंग होती है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्स होता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम एक चीज होती है, एक्स होता है, हमारे पास वाई नहीं होता। ठीक है, हमें टार जो है वो आउटपुट नहीं दिया होता, ना ही हमने आउटपुट उसमें से फाइंड करना होता है, हमें सिर्फ इनपुट दिया होता है। ठीक है, अब इसकी जो एग्जांपल है मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे बेसिकली लेट से मुझे यहाँ पे एक ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास जो है वो एक्स है, ठीक है, 3 एक्स है हमारे पास, ठीक है, X1 है, X2 है और X3 है। और X1 X2 X3 क्या है जी, ये स्मॉल साइज है, ये मीडियम साइज और ये लार्ज साइज है। लेट से मैं यहाँ पे स्मॉल साइज के जो डाटा पॉइंट्स है वो इन्हें ऐसे जो है वो बना रहा हूँ। ठीक है, ये जो डाटा पॉइंट्स हैं ये क्या है जी, स्मॉल साइज के हैं। दूसरा जो है ये वाला जो है ये लार्ज साइज है। और एक और मैं कलर ऐड करता हूँ, जो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो है वो, सॉरी, मीडियम और लार्ज साइज। ठीक है, अब मेरे पास ये क्या है, मैं सबसे पहले आपको एग्जांपल समझाता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास क्या है जी, शर्ट्स का साइज है। ठीक है, शर्ट्स के साइजेस हैं, ठीक है, और एक कंपनी का ये डाटा है। ठीक है, और ये सेल है, शर्ट की साइज की सेल कितनी होती है। अभी आप देखें यहाँ पे मुझे कुछ नहीं बताया हुआ, सिर्फ मुझे क्या दिया हुआ है जी, शर्ट्स की साइजेस का डाटा दिया हुआ है कि भाई ये इतनी सेल होती है, इतना साइज, ठीक है, ये इतना होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये लार्ज है, ये मीडियम है और ये स्मॉल है। ठीक है, तो अब देखें मुझे यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं बताया हुआ, ना मुझे वाई बताया हुआ है, ना कोई आउटपुट मांगा है कि आपने फाइंड क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे मुझे सिर्फ एक चीज दी हुई है, वो है एक्स, मेरे इनपुट्स। तो हमारा मॉडल क्या करेगा अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर, जब हम इसके एल्गोरिदम पढ़ेंगे अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर, वो क्या करेगा, वो कुछ इंटरेस्टिंग निकाल के हमें दे देगा। इट विल फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग, सॉरी, इंटरेस्टिंग फ्रॉम आवर डाटा। जैसा कि यहाँ पे वो क्या करेगा, वो मुझे यहाँ पे 3 ग्रुप्स बना के दे देगा, वो 3 ग्रुप्स यहाँ पे बना के दे देंगे। वो मुझे कहेगा कि भैया आपके डाटा के अंदर जो मुझे जो चीज समझ आई है ना, वो ये है कि इसके अंदर 3 ग्रुप्स बने हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो अनसुपरवाइज लर्निंग की एग्जांपल है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक्स होगा, इनपुट्स होंगे। ठीक है, उसकी बेस में से समथिंग इंटरेस्टिंग निकाल के जो है वो हमें अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर जो एल्गोरिदम होगा वो हमें दे देगा हमारा मॉडल। अभी के लिए अगर आपको ज़्यादा समझ नहीं आई, जस्ट लीव इट, जब हम इसको करेंगे हाथ से, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, तब आपको ज़्यादा समझ आएगी। दो इट इज़ अबाउट फाइंडिंग हिडन पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर इन अनलेबल डाटा। अनलेबल डाटा वो होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्स होगा। ठीक है, और लेबल डाटा क्या होता है, जिसके अंदर एक्स और वाई दोनों होंगे। ठीक है, तो ये सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग की होती है। और जो तीसरी री लर्निंग है, ठीक है, ये एक तरह की ऐसी है जो रोबोट्स बनाने के लिए यूज होती है। सेल्फ ड्राइविंग कार इसकी एक एग्जांपल है। तो मैं आज इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, जल्दी से बाकी कवर करते हैं। ठीक है, तो अब आपको सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर कोई मसला मसाइल आ रहा है तो काइंडली पूछें।
अगर नहीं आ रहा तो फिर भी बताइए, आ रहा है तो फिर भी बताइए। विच वन इज बेटर नहीं, ठीक है, हमारे पास जिस तरह की प्रॉब्लम होगी हम उस तरह से उसे टैकल करेंगे। इनकी प्रॉब्लम्स ही अलग है ना। ठीक है, अगर हाउस प्राइस की बात करो तो वो एक सुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम है, तो हम उसके अंदर सुपरवाइज के एल्गोरिदम ही लगाएंगे। ओके, एनी इशू। आपने देख लिया मशीन लर्निंग का इंट्रोडक्शन, और उसके बाद आपने देखा कि मशीन लर्निंग की जो है वो टाइप्स कौन कौन सी हैं। अनसुपरवाइज लर्निंग सिर्फ और सिर्फ जो है उसके अंदर एक्स होते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ इनपुट्स होते हैं, वाई जो है वो नहीं होता। ठीक है, और दूसरी जो चीज़ इसके अंदर ये है कि ये कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग निकाल के हमें दे देता है, हमें नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन इंटरेस्टिंग निकाल देगा। ठीक है। नहीं, आयशा, जो है वो सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग जो है वो अलग अलग टेस्टिंग और ट्रेनिंग के लिए नहीं होते। ये एक प्रॉपर फील्ड है। ठीक है, आप जो भी वर्क फ्लो हम आगे जाके अभी पढ़ने वाले हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि ट्रेनिंग और टेस्टिंग से क्या मुराद है। ठीक है, तो अभी के लिए बस थोड़ा सा वेट करें। बाय द वे, ट्रेनिंग और टेस्टिंग सुपरवाइज में भी होती है, अनसुपरवाइज के अंदर अलग से ट्रेनिंग और टेस्टिंग होती है। ठीक है, एनी इशू, कोई और क्वेश्चन है तो आगे चलें। अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर लेबल्स नहीं होते। अनसुपरवाइज लर्निंग में सिमिलर डाटा के क्लस्टर बनते हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। ठीक है, जो सिमिलर डाटा होगा या कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स निकाल के हमें दे देंगे। ठीक है, उसके अंदर वाई नहीं होता, लेबल नहीं होता, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इनपुट होता है। ठीक है, जबकि सुपरवाइज लर्निंग के अंदर एक्स और वाई होता है, जैसे हमने यहाँ पे किया कि इसके अंदर लगा लो, फिर कर दे। ओके, तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे कि मशीन लर्निंग का वर्क फ्लो क्या होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। आज के लिए जो है वो जूम मेरे ख्याल से काफ़ी है। अब आपके जो है वो मशीन लर्निंग वर्क फ्लो पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि मशीन लर्निंग कैसे काम होती है। अगर आपके पास एक मशीन लर्निंग का एक प्रोजेक्ट है तो आप उसे कैसे करेंगे। ओके, अच्छा जी, मैंने आपको सबसे पहले बताया कि हमारे पास एक डाटा होता है। डाटा से हम लर्न करते हैं, फिर उसके अंदर हम क्या करते हैं जी, हम पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हम प्रोडिक्शन करते हैं। ये छोटा सा हमारा जो है काम। ठीक है, अब डाटा होने से जो पहला स्टेप है मशीन लर्निंग वर्क फ्लो के अंदर वो ये है कि हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, डाटा होना चाहिए। तो फर्स्ट फेज इज डाटा कलेक्शन, हमें कहीं ना कहीं से डाटा मिलना चाहिए। वो डेटाबेस से मिल सकता है, वो एक्सेल शीट के अंदर हो सकता है, वो किसी भी फॉर्म के अंदर हो सकता है, वो आप वेबसाइट से ले सकते हैं, जिस तरह का भी डाटा है। ठीक है, हम जो ज़्यादातर यूज़ करेंगे वो डेटाबेसेस में से होगा या फिर सीएसवी फाइल के अंदर डाटा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप जो होता है हमारा, ठीक है, वो हमारे पास ये होता है कि हमने सबसे पहले डाटा कलेक्ट करना है। अब डाटा कलेक्ट हो गया तो हो सकता है कि ये रॉ फॉर्म के अंदर हो, मतलब ऐसी फॉर्म के अंदर हो जो हम यूज नहीं कर सकते। जैसे उसके अंदर मिसिंग वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, मिसिंग वैल्यूज मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा फॉल्ट हो सकते हैं, डाटा फॉल्टी है। ठीक है, वो कैसे फॉल्टी है वो हम कल की क्लास के अंदर देखेंगे। तो फिर दूसरे स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, डाटा प्री प्रोसेसिंग करते हैं। डाटा प्री प्रोसेसिंग से मुराद ये है कि हम अपने डाटा को क्लीन करते हैं। ठीक है, हाँ जी, जो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है उसके अंदर डाटा को जो है वो कलेक्ट करने के लिए सेपरेट टीम्स होती हैं। हमारा जो काम है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है, मॉडल ट्रेनिंग से। अब देखो, हमने डाटा हासिल कर लिया, डाटा को साफ कर लिया। ठीक है, अब तीसरा जो काम है वो ये है कि हमने एक ऐसा मॉडल बनाना है। ठीक है, मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है जो उस डाटा को लेके उसको उसमें से पैटर्न्स आइडेंटिफाई करे, उस डाटा में से लर्न करे। तो हम क्या करते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन कर देते हैं इस डाटा में। ठीक है, और जब ट्रेनिंग हो गई तो वो प्रिडिक्शन करने के काबिल हो जाता है। चौथा स्टेप क्या होता है, प्रिडिक्शन करने के काबिल हो जाता है तो फिर चौथे स्टेप के अंदर हम मॉडल की परफॉर्मेंस देखते हैं। ठीक है, मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है ट्रेन होके या बुरा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, और जब सारा कुछ सेट हो जाएगा तो फिर हम एट द एंड क्या करेंगे, उसे डिप्लॉय कर देंगे। डिप्लॉय से मुराद ये है कि हम उसे ऑनलाइन कर देंगे, हम उसे क्या कहते हैं सारे लोगों के सामने पेश कर देंगे, वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी उसकी। तो पहले स्टेप के अंदर हम डाटा को कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद हम उस डाटा को क्लीन करेंगे, हम अपने तरीके से जैसे हमें चाहिए डाटा वैसे बनाएंगे।
जब डाटा मौजूद हो गया, हमारे पास डाटा इस तरह का बन गया जहाँ पे हमें अच्छे से जो है वो हम उस पर काम कर सकते हैं, तो फिर हम उस डाटा को मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर फीड कर देंगे जहाँ पे वो लर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट करेगा। जब डाटा ने लर्न कर लिया, सीख लिया, तो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर वो अच्छा परफॉर्म ना कर रहा हुआ, तो फिर हम क्या करेंगे, दोबारा से ट्रेनिंग करवाएंगे, ठीक है, और फिर दोबारा से चेक करेंगे। अगर वो अच्छा परफॉर्म कर गया, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको डिप्लॉय कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रॉपर मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। इसके अंदर हम देखें ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, इसके अंदर हम टेस्टिंग भी कर रहे हैं। तो अगर ये सुपरवाइज लर्निंग है, अनसुपरवाइज लर्निंग है, या रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, जितनी भी टाइप्स हमने पढ़ी है, उसके अंदर यही वर्क फ्लो जो है वो हम फॉलो कर रहे होंगे। इन 5 स्टेप्स को याद रखें, आपका जो मशीन लर्निंग जो है वो सफर जो है वो जर्नी जो बड़ी आराम से गुजर जाएगी। तो ये आप रट्टा लगा के ना अच्छे से याद कर लें, ठीक है। डाटा कलेक्ट करना है, डाटा को प्री प्रोसेस करना है, फिर मॉडल की ट्रेनिंग करवानी है, फिर टेस्टिंग करनी है, और फिर एट द एंड हम मॉडल को डिप्लॉय कर देंगे जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। एनी इशू, यहाँ तक कोई मसला मसाइल तो नहीं है? ओके जी। अब हम बात करते हैं कि जो मशीन लर्निंग है, ठीक है, वो कौन कौन सी फील्ड्स के अंदर मौजूद है, हम कौन कौन से फील्ड के अंदर यूज कर सकते हैं। इसका आंसर सिर्फ एक है, ऑल, ठीक है। दुनिया की जो भी फील्ड है आप उसके अंदर एआई देख रहे हैं ना, दुनिया की जो भी फील्ड है आप उसके अंदर देख रहे हैं कि लोग एआई यूज कर रहे हैं, उसके अंदर इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो मशीन लर्निंग भी एआई ही की नीचे वाली एक लेयर है, ठीक है। मशीन लर्निंग जो है वो एआई की नीचे वाली लेयर है, और ये हर फील्ड के अंदर जो है वो बड़े आराम से हम इसे यूज कर रहे होते हैं। हाँ जी, स्लाइड्स मिल जाएंगे आपको। हेल्थ केयर हो गया, ठीक है, जैसे डिजीजेस फाइंड करना, फाइनेंस, फ्रॉड डिटेक्शन, मैन्युफैक्चरिंग करना, ई कॉमर्स के अंदर जैसे रिकमेंडेशन आती है आपको, आप शॉपिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, आपको पता है सेल्फ ड्राइविंग कार, टेस्ला की ड्राइविंग कार, ठीक है, वो भी मशीन लर्निंग की ही एक एप्लीकेशन है, मशीन लर्निंग से बनी है। एजुकेशन के अंदर यूज हो रही है, एग्रीकल्चर के अंदर हम मशीन लर्निंग को यूज कर रहे हैं। एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर कि हम एनर्जी को कम से कम जो है वो यूज करके ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट कैसे बना सकते हैं, ये भी मशीन लर्निंग ही इसी के अंदर यूज हो रही है। इसके अलावा और भी बहुत ज्यादा फील्ड हैं, जैसे गेमिंग के अंदर आपको पता है एआई ओपोनेंट्स आ गए हैं, ठीक है, हम एआई के खिलाफ गेम खेल रहे होते हैं, वो हमारे से बेहतर होते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी के अंदर हम मशीन लर्निंग को यूज कर रहे हैं, मार्केटिंग करते हुए हम एआई को यूज कर रहे हैं, कस्टमर सर्विस के अंदर हम यूज कर रहे हैं, जैसे चैटबॉट्स हैं, वॉइस एजेंट्स हैं, ठीक है। मीडिया, आर्ट्स, ग्राफिक डिजाइनिंग आजकल एआई के जरिए हो रही है। इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए इवन हम जो है वो मशीन लर्निंग यूज कर रहे हैं। तो देखो ये जो मशीन लर्निंग है, अगर आप किसी भी फील्ड के अंदर जाएंगे ना, वहां पे हर बंदे को एआई की जरूरत है आजकल, और आजकल बहुत ज्यादा हाइप है। इसीलिए जो एआई है आजकल इतनी ज्यादा हाइप में है कि हर फील्ड के अंदर ये एडजस्ट हो जाती है, ठीक है। तो अब आपको ये शक नहीं होना चाहिए कि मशीन लर्निंग कहाँ पे यूज हो सकती है, ये हर जगह पे यूज होती है, ठीक है। तो अभी तक हमने अच्छे से देखा, मशीन लर्निंग का इंट्रोडक्शन देख लिया है, ठीक है। उसके बाद हमने इसके एग्जांपल देखी जहाँ से आपको समझ आई। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारी टाइप्स हैं मशीन लर्निंग की वो कौन सी हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि मशीन लर्निंग के अंदर हम वर्क फ्लो क्या ही बनाएंगे, कोई भी प्रोजेक्ट होगा उसके अंदर हम कौन सा वर्क फ्लो ऐड करेंगे, ठीक है। ये 5 स्टेप फॉलो करेंगे, और हमारा प्रॉपर जो है वो जो हमारा जो बन जाएगा प्रोसेस, ठीक है। एक प्रोजेक्ट जो सोल्यूशन बन जाएगा हमारा। इसके बाद हमने देखा कि हम कौन कौन सी इंडस्ट्रीज के अंदर मशीन लर्निंग यूज कर सकते हैं, एवरी इंडस्ट्री जो है वो एलिजिबल है मशीन लर्निंग को यूज करने के लिए, ठीक है। अब बात आती है, जो थियोरेटिकली चीजें थी वो कवर हो चुकी हैं। अब बात आती है कि भैया मशीन लर्निंग सीखनी कैसे है, ठीक है। हम कैसे सीखेंगे मशीन लर्निंग को। तो मशीन लर्निंग को सीखने के लिए यहाँ पे मैं सबसे पहले बता दूं कि यू हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन मैथ। और ये रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है, इस कोर्स के लिए, लेकिन आपको सीखनी चाहिए। अगर आपको हाई स्कूल मैथ भी आती है ना, कैलकुलस, स्टैटिस्टिकल, लीनियर अलजेब्रा के बारे में थोड़ा सा भी पता है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस कोर्स के लिए काम चल जाएगा। इस कोर्स के अंदर मैं आपको जो मैथमेटिकली चीज़ें नहीं करवाऊंगा, क्योंकि वो आपको भी समझ नहीं आएंगी, वो एमएस लेवल पे जाके होती हैं। और अभी चूंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैथ जो है, ठीक है, होनी चाहिए, जितनी भी आपके पास है चलेगी, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो चीज़ आपको चाहिए वो होगी पाइथन। भाई अगर पाइथन नहीं आती तो टू बी ऑनेस्ट इस कोर्स का आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। आप जाके पाइथन सीखें, ठीक है। अब पाइथन आपको आनी चाहिए, बाकी जो चीज़ें वो मैं आपको सिखा दूंगा, इसके अंदर कोई मसला नहीं होने वाला। अब तीसरी जो चीज़ है वो आपको मशीन लर्निंग के लिए जो लाइब्रेरीज हैं पाइथन की वो आनी चाहिए। numpy, pandas, मैटप्लोट्लिब, सीबॉर्न, scikit-learn, टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च,
ठीक है। ये वो लाइब्रेरीज हैं जो हम इस कोर्स के अंदर करेंगे, और ये सारी की सारी नहीं करेंगे, हमें जितनी ज़रूरत हुई उतनी करेंगे, ठीक है। जितने से हमारा काम बनता हुआ हम उतनी उतनी लाइब्रेरीज को हम टच करेंगे, और हमारा जो है प्रॉपर एक जो है वो प्रोजेक्ट करेंगे। तो ये हम इस कोर्स के अंदर करने वाले हैं, लाइब्रेरीज, ठीक है। और यही आपको चाहिए कि आपको पाइथन आनी चाहिए और लाइब्रेरीज आनी चाहिए, और काम करने का तरीका आना चाहिए, आप सीख जाएंगे मशीन लर्निंग, ठीक है। बाकी आपको पता है कि भाई सीखने के बाद आपने प्रैक्टिस करनी ही करनी है, ठीक है। और थ्योरेटिकल चीज़ें भी आपने सीखनी है, क्योंकि मशीन लर्निंग के अंदर मैं आपको थ्योरेटिकली भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि थ्योरेटिकली अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं अच्छे आ रहे तो मशीन लर्निंग आपको समझ ही नहीं आएगी। ओके। ऑब्वियसली जिसको बेसिक पाइथन आती है वो आराम से कर सकते हैं, और एट द एंड मैं आपको जितनी आपको पाइथन चाहिए मैं उतनी आपको करवाऊंगा, बेफिक्र रहें। आज के क्लास में हम करके जाएंगे, प्रैक्टिकल के बगैर मेरा दिल नहीं लगता। ओके जी। तो मशीन लर्निंग सीखने के लिए आपको पाइथन आनी चाहिए, और ये लाइब्रेरीज आनी चाहिए, और मैथ की हाव नाव होनी चाहिए कि आप इतनी कर सकें जितने से आपको जो है वो थोड़ी सी समझ आ जाए, ठीक है। और थ्योरेटिकल चीज़ें होनी चाहिए, तो यह हम इसके अंदर करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं पाइथन हम क्यों यूज़ कर रहे हैं मशीन लर्निंग के अंदर। इसके अलावा एक आर लैंग्वेज है, ठीक है, वो भी यूज़ होती है, लेकिन चूंकि पाइथन जो है इसके अंदर सिंपलिसिटी है, ठीक है, सिंपल है, समझ आती है। आर लैंग्वेज का आपको पता भी नहीं होगा इतना ज़्यादा लिखने का तरीका, ठीक है। मुझे खुद नहीं इतनी अच्छे से आती। तो दूसरी चीज़ ये है कि पाइथन के अंदर ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो हमें बड़े छोटे से कोड के अंदर काम करके दे देती हैं, तो हमें आर की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। तो हम पाइथन को यूज़ करने वाले हैं। अब हम मशीन लर्निंग करने कहाँ वाले हैं, ठीक है। इसके लिए आपको मैं बता दूं कि हम VS कोड यूज़ नहीं करने वाले, हम जुपिटर नोटबुक्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। या तो आप इसे लोकली इंस्टॉल कर लें, इट्स अप टू यू, या फिर हम जो इस कोर्स के लिए जो यूज़ करने वाले हैं आप उसे यूज़ करें, जो कि गूगल को लैब है, ठीक है। इसके बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि गूगल को लैब जो है ये फ्री जो है वो जुपिटर नोटबुक इन्वायरमेंट है, जो कि आप इंटरनेट पे वेब ब्राउज़र के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि आपको इसके लिए कोई चीज़ डाउनलोड नहीं करनी पड़ती, और ये आपको फ्री GPU भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो हम जो है वो गूगल कोलैब को यूज़ करने वाले हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट थ्योरेटिकली चीज़ें जो थी वो हमने कवर कर ली हैं। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं। हम अपना जो है गूगल कोलैब को सेटअप करते हैं, और उसके अंदर हम जो अपनी पाइथन है उसको जो है वो रिवाइज करते हैं। तो अभी के लिए यहाँ तक किसी को अगर कोई भी जो हमने अभी तक थ्योरी पढ़ी है कोई भी इशू आ रहा है तो काइंडली मुझसे पूछे कि मशीन लर्निंग के बारे में। सबको समझ आ गई है? ओके। लास्ट टाइम पूछना वन क्वेश्चन, अदरवाइज जो है वो हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिकल की। सर आपने जो अभी बताया कि जो रिक्वायरमेंट है हमें चीजें मैथ है और लाइब्रेरीज है, तो लाइब्रेरीज आप खुद सिखाएंगे या हमें खुद लर्न करनी पड़ेंगी? जी जी। तहसील भाई मैं बता देता हूँ गूगल कोलैब के बारे में। और दूसरी चीज़, काइंडली आप चैट में मुझे मैसेज करें, वॉइस से मुझे समझ नहीं आ रही। और आपने मेरे ख्याल से पूछा कि लाइब्रेरीज आप सिखाएंगे या मैं हमने खुद सीखनी है। देखिए वो मैं सिखाऊंगा, वो इस कोर्स के अंदर सीखनी है, वो आप टेंशन ना लें। ओके। अब किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो काइंडली चैट में पूछिए। ओके जी, स्टार्ट करते हैं गूगल कोलैब के बारे में। यहाँ से आपका जो है सबसे पहले आपने यहाँ पे आना है जी, नया टैब खोल लेना है, और यहाँ पे आपने लिखना है जी गूगल कोलैब। जैसे ही आप गूगल कोलैब लिखेंगे तो एज यू कैन सी के यहाँ पे आ चुका है गूगल कोलैब। देखें वो डाटा से रिलेट करेंगे, हम यहाँ मशीन लर्निंग कर रहे हैं, उसका मकसद ये है कि वो डाटा के अकॉर्डिंग ही आंसर देता है, ठीक है। तो वो करेंगे रिलेट। अच्छा जी, हमने यहाँ पे लिख दिया गूगल कोलैब, तो यहाँ पे देखेंगे गूगल कोलैब का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ पे वेबसाइट पे जाऊँगा, और मेरे पास जो है वो इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। ये नहीं आएगा, आपको कहेगा कि साइन इन विद गूगल, तो आप अपनी गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे इस तरह का आ जाएगा। अगर आपके पास ये नहीं आ रहा तो नो डाटा इशू। ये हमारा जो है वो गूगल कोलैब का एक इंटरफेस है जहाँ पे हम कोडिंग करने वाले हैं, ठीक है। और इसके अंदर कोई चीज़ हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल, मैं गूगल कोलैब पे आया हूँ, और यहाँ पे आके मैंने ये वेबसाइट खोल ली है। यहाँ पे फाइल का बटन नज़र आ रहा है आपको, फाइल पे क्लिक करें और यहाँ पे न्यू नोटबुक इन ड्राइव पे क्लिक करें। जैसे ही आप न्यू नोटबुक पे क्लिक करेंगे
तो हमारे पास एक न्यू नोटबुक खुल जाएगी, एक इन्वायरमेंट खुल जाएगी जहाँ पे हमने कोडिंग करनी है। तो एज यू कैन सी यहाँ पे ये इस तरह का जो है वो इंटरफेस आ गया है। ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको दो तीन चीजें बताना चाहूंगा, फिर हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे मेन चीज ये कनेक्ट बटन। आपने आते ही जो है वो कनेक्ट बटन को ऑन कर देना है, क्योंकि अगर कनेक्ट बटन ऑन नहीं होगा तो ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगा, तो ये जैसे ही ग्रीन हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि मुझे मेरा रैम और रिसोर्सिज एलोकेट हो चुके हैं, अब मैं कोडिंग कर सकता हूँ। ठीक है। दूसरी तरफ ये हमारे पास यहाँ पे इसका नाम है। ठीक है। फाइल का नाम है। मैं यहाँ से फाइल का नाम चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे रख देता हूँ जी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी पाइथन बेसिक्स। ठीक है। तो ये फाइल जो मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा, पाइथन बेसिक्स आ गई। ठीक है। अब इसी के साथ साथ यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये कोडिंग वाला ब्लॉक है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट कोडिंग और जनरेट विद एआई। तो ये वो ब्लॉक है जहाँ पे हम अपनी कोडिंग करेंगे। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसके बिल्कुल नीचे क्लिक करूँ ना, यहाँ पे नीचे माउस लेके यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, कोडिंग कोड सेल और टेक्स्ट सेल। जो टेक्स्ट सेल है वो सिर्फ टेक्स्ट लिखने के लिए यूज होता है। ठीक है। और जो कोडिंग सेल है वो हम क्या करते हैं जी, कोड लिखने के लिए यूज करते हैं। हाँ जी, ये जुपिटर नोटबुक ही है। ठीक है। ये जुपिटर जैसे नहीं है, ये जुपिटर नोटबुक ही है। ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोडिंग है। जैसे ही मैं यहाँ पे लेट से मैं लिखता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है। और मैं यहाँ पे जैसे कोड लिखा मैंने, यहाँ पे देखें ये रन का बटन आ रहा है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करूंगा, तो मुझे मेरा आउटपुट यहाँ पे नजर आ जाएगा। ठीक है। अगर मैंने कोई और कोड लिखना है तो मैं नीचे यहाँ पे लिख सकता हूँ इसके नीचे, या फिर मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं यहाँ पे कोड पे क्लिक करूँ तो मेरे पास नया ब्लॉक आ गया है। मैं यहाँ पे कुछ और लिख सकता हूँ। ठीक है। और उसे मैं क्या कहते हैं जी, रन करूंगा तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन टू हमारा जो है वो पाइथन जो है वो गूगल को लैब। ठीक है। और यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, ये है हमारा फाइल। अगर यहाँ पे आप कोई फाइल अपलोड करना चाह रहे हैं, जस्ट क्लिक ऑन अपलोड और आप यहाँ पे आ जाएंगे। और मैं जो है यहाँ पे अपने कोई भी एक फाइल खोल लेता हूँ। जैसे मैं एक डाटा ही खोल रहा हूँ, डाटा की फाइल से आपको पता चलेगा आपको जॉब्स के बारे में। और यहाँ पे मेरी जो है वो आ चुकी है। ठीक है। मैं इसको यहाँ पे अब कोडिंग के अंदर यूज कर सकता हूँ, वो मेरी मर्जी है। डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे खुल जाएगा। ठीक है। तो दिस इज द डाटा। तो यहाँ तक गूगल कोलैब के बारे में मैंने आपको बताया कि आपने कनेक्ट करना है। आप देखें रैम और डिस्क मुझे मिल चुकी है, रीनेम कर सकते हैं। और कोड ब्लॉक के अंदर हम अपना कोड करेंगे। टेक्स्ट ब्लॉक हम सिर्फ अपने आप को सिर्फ मतलब चीज़ें याद करने के लिए कुछ टेक्स्ट लिखेंगे। ओके। तो यहाँ पे आपको समझ आ गई है गूगल कोलैब के बारे में। एनी इशू? फिर हम आगे पाइथन की बेसिक स्टार्ट करते हैं। ओके। तस्वीर भाई आपको भी समझ आ गई है? चलें, ठीक हो गया। आप देखें जो VS कोड है, आई विल नॉट रिकमेंड कि आप यूज़ करें, क्योंकि जो डाटा साइंस से के रिलेटेड चीज़ें होती हैं ना, वो जुपिटर नोटबुक के अंदर यूज़ होती हैं। तो ये आपको बड़ी अच्छी इन्वायरमेंट देता है, ऐसी चीज़ें देता है जो VS कोड के अंदर नहीं है। तो आई विल रिकमेंड कि आप जुपिटर नोटबुक यूज़ करें। ठीक है। VS कोड के अंदर भी जुपिटर नोटबुक की एक्सटेंशन है, आप वहाँ से कर सकते हैं। ओके। अच्छा जी, अब हम करते हैं स्टार्ट पाइथन की बेसिक्स। सबसे पहले ये कोड तो आपको पता ही होगा। ठीक है। आपने पहली बार ये कोड लिखा होगा, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ये क्या कह रहा है? प्रिंट कर दो हेलो वर्ल्ड। मैं जल्दी जल्दी करवाऊंगा, किसी को कोई इशू है तो मुझे रोक के बता दें, मैं वहां पे इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी वेरिएबल्स। ठीक है। आपको पता है कि वेरिएबल जो है वो हमारे पास ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे हम कोई वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। जैसे मैं एक सिंपल सा लिख रहा हूँ, A = 6, B = 60, सॉरी 7। और मैं यहाँ पे कहता हूँ जी प्रिंट A + B। तो मेरे पास आंसर क्या है कि इन दोनों को प्लस करने के बाद, सॉरी प्रिंट क्या क्या वो गलत आ गया। तो इन दोनों को प्लस करने के बाद मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो वेरिएबल क्या होते हैं, जैसे मैं A लिखा तो A के अंदर 6 वैल्यू है। तो जैसे मैं A + B लिखूंगा तो A की जगह 6 आ जाएगा, B की जगह 7 आ जाएगा। ठीक है।
अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स के अंदर कौन कौन सी डाटा का कौन कौन सी टाइप का डाटा आ सकता है, जो कि है हमारे पास डाटा टाइप। ठीक है, ऐसी डाटा टाइप्स क्या होते हैं, हम वेरिएबल के अंदर कौन कौन से टाइप का डाटा यूज जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ए इक्वल्स टू 6 लिखता हूँ, बी इक्वल्स टू 9.7 लिखता हूँ, 9.8, सी इक्वल्स टू जो है वो मेरा एक नेम हो जाएगा जो कि स्ट्रिंग है, डी इक्वल्स टू जो है वो एक ट्रू हो जाएगा जो कि एक मेरा बूलियन का है, और सी इक्वल्स टू जो है वो नन हो जाएगा। ठीक है, और जैसे मैं करूँगा देखिए सारे चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है जी, ये जो है वो मेरा मैं इन सबको प्रिंट करता हूँ इनकी टाइप। ठीक है, मैं लिखता हूँ टाइप फंक्शन और इसके अंदर मैं लिखता हूँ जी ए। अब यही काम मैं सारा के साथ करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इनकी टाइप्स क्या है, कौन कौन सी डाटा टाइप्स मौजूद है। नहीं, यहाँ पे ई आना है, तो मैं यहाँ पे ई लिख देता हूँ। अब मैं जैसे ही इसे रन करूंगा तो एज यू कैन सी कि ये जो ए है इसकी टाइप मैंने चेक की तो वो इंटीजर है। आपको पता है इंटीजर क्या होता है, एक सिंपल एक नंबर। अगर डेसिमल नंबर है पॉइंट वाला तो वो फ्लोट होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें एक स्ट्रिंग की जो कॉमास के अंदर होता है हम उसे कहते हैं स्ट्रिंग, कोई भी टेक्स्ट, वो एसटीआर है। ट्रू जो है, ट्रू या फॉल्स वो बूलियन है, और जो नन है वो एक नन टाइप है। तो आपको पता चल गया कि इस तरह की जो है वो हमारे पास डाटा टाइप्स मौजूद होती है। ये 5 डाटा टाइप्स हैं, ये 5 टाइप का डाटा है जो हम किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कि लिस्ट क्या होती है। ठीक है, अब लिस्ट क्या क्या होती है, हम लेट से मेरे पास अगर 100 मार्क्स हैं तो मैं 100 वेरिएबल्स नहीं बना सकता। इंस्टेड मैं एक लिस्ट बनाऊंगा L1 और इसके अंदर मैं अपने 100 मार्क्स को स्टोर कर दूंगा। ठीक है, 77, 66, 34 एंड सो ऑन। ठीक है, मैं एक लिस्ट बना सकता हूँ। ओके, ठीक है। तो फुरकान, मैंने मेरे ख्याल से आई डोंट हैव एनी आइडिया कि इस तरह की कभी होती है, अगर हुई तो हम जो है वो इसके सर्च करके कर लेंगे। ठीक है, तो लिस्ट क्या होती है जिसके अंदर मैं मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवा सकता हूँ, और मैं यहाँ पे L1 करता हूँ तो एज यू कैन सी कि ये मेरे पास लिस्ट हो जाएगी। ठीक है, अब जो लिस्ट है, ठीक है, अगर मुझे उसका एक स्पेसिफिक नंबर चाहिए जैसे कि 89 चाहिए तो मैं इसके इंडेक्स से ले सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे इंडेक्स एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे अ, ये ब्रैकेट्स लगाऊंगा, और ब्रैकेट लगाने के बाद मैं इसका इंडेक्स दूंगा। आपको पता है इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो 0, 1 और 2। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 लिख दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, प्रिंट L1 का 2 इंडेक्स 89 आ जाएगा। तो मीन्स कि हम इंडेक्स के अकॉर्डिंगली भी हम अपने जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज है, लिस्ट के बहुत ज्यादा फंक्शन होते हैं, जैसे कि एक अपेंड फंक्शन है, L1 डॉट अपेंड करूंगा मैं, और इसके अंदर मैं देता हूँ 34। तो एट द एंड ऑफ द लिस्ट मेरी जो है वो, मैं यहाँ पे आता हूँ जी, सॉरी इसको मैं ऐसा लिखूंगा, बाहिर, और मैं यहाँ पे L1 करता हूँ तो एज यू कैन सी के एट द एंड ऑफ द लिस्ट मेरा 34 जो है वो ऐड हो गया। तो अपेंड है एक। ठीक है, इसके अलावा एक और फंक्शन, बहुत ज़्यादा फंक्शन होते हैं, मैं आपको फाइल जो है वो शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा ताकि आपकी जो रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली लिस्ट का हमें पता चल गया है कि लिस्ट क्या होती है। और हाँ, जो लिस्ट है, अगर मैं एक और लिस्ट बनाऊँ यहाँ पे L2 इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सारी डाटा टाइप सेट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी ट्रू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी यहाँ पे नन, और यहाँ पे लिखता हूँ जी नेम। तो जैसे ही मैं प्रिंट करूंगा L2 को, तो एज यू कैन सी कि ये भी एक वैलिड है। तो बात करने का मकसद ये है कि आप मल्टीपल डाटा टाइप्स को भी एक लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हो। ठीक है, और हाँ, आप लिस्ट को चेंज भी कर सकते हो। जैसे मैं L2 का इंडेक्स जो 1 है उसे मैं करना चाह रहा हूँ 3.5 की जगह 4.5, 4.6। तो जैसे मैं करूंगा तो एज यू कैन सी ये 3.5 की जगह 4.6 आ गया। ठीक है, तो मैं अपने जो लिस्ट है उसका कोई भी जो है वो एलिमेंट चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, उसके इंडेक्स को यहाँ पे रख के उसकी वैल्यू में चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अब बात आती है टपल्स की। ठीक है, टपल्स भी सेम लिस्ट की तरह होते हैं। ठीक है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक चेंज होती है, और चेंज क्या होती है, मैं यहाँ पे T1 बनाता हूँ, और इसके अंदर हम पहली बात तो इसे इस तरह लिखते हैं। ठीक है,
और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर मैं लेट से यही मैं लेके आता हूँ डाटा, मैं इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ, और मैं इसे अगर प्रिंट करवा के देखूँ तो मेरे ख्याल से ये प्रिंट हो जाएगा। एज यू कैन सी आ चुका है, ठीक है। तो अब इसके अंदर फर्क ये है, जैसे मैंने लिस्ट को चेंज किया है, लिस्ट के एलिमेंट को चेंज किया है, ठीक है, वैसे मैं टपल के एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकता। जैसे मैं लिखूं T1 का 0 इंडेक्स बराबर कर दो जी 90 के, तो ये मैं काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इट इज इम्यूटेबल, ये चेंज नहीं हो सकता, मतलब कि लिस्ट जो है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से पता चल गया है कि टपल जो है वो चेंज नहीं हो सकते, लिस्ट जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। इसके बाद एक जो और कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास है सेट्स का। मेरे ख्याल से ये मैं 6 क्लास के अंदर हम पढ़ते आ रहे हैं कि सेट क्या होता है। अब सेट कोई वैसी चीज़ है जिसके अंदर हम यूनिक वैल्यूज ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे बनाता हूँ जी टेबल इक्वल्स टू, मैं इसको हम करली ब्रेसिस के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो मैं इसके अंदर 2 का टेबल ऐड करता हूँ, 2 4 6 8 10, ठीक है, यहाँ तक करता हूँ मैं, ठीक है। तो एज यू कैन सी कि मैं जैसे ही यहाँ पे टेबल को करूँगा प्रिंट, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ है जी, मेरे पास एक सेट आ चुका है, ठीक है। और अब सेट में फर्क क्या होता है कि सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आ सकती। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 10 5 6 7 2, ठीक है, तो आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ डुप्लीकेट वैल्यूज को इसने रिमूव कर दिया। और दूसरी बात कि इसने सारी चीजों को ऑर्डर में लिखा है, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखा है, ठीक है। आपको असेंडिंग ऑर्डर वाला 1 मिनट है, मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे ले आते हैं, मेरे ख्याल से तो असेंडिंग ऑर्डर में आता है, बट एक बार कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखा है इसमें। सेट क्या करता है जी, एक तो ये जो हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखता है, दूसरा ये डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं लेता, ठीक है। तो जहाँ पे आपको डुप्लीकेट वैल्यूज ना लेनी हो, आप सिंपल सेट को यूज करें, सारी की सारी जो है जो है वो डुप्लीकेट वैल्यू ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगी। इसके बाद हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट है हमारे पास डिक्शनरीज का, ठीक है। और वो डिक्शनरीज क्या होती हैं, हमारे पास की वैल्यू पेयर के अंदर होती हैं। मैं यहाँ पे बनाता हूँ D1, और इसको भी हम इसी करली ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं, और इसके अंदर हम की वैल्यू पेयर देते हैं। मैं यहाँ पे रखता हूँ जी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी नेम, कॉलन लगाऊंगा, और इसके आगे मैं नाम दे दूंगा अपना, ठीक है, जोहेब। और इसके बाद दूसरी जो चीज़ है मैं यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ जी, कि आपका प्रोफेशन क्या है जी। मैं यहाँ पे प्रोफेशन लिख देता हूँ कि मैं जो है वो ML इंजीनियर हूँ भैया, ठीक है। तो इस तरह करके हमने एक छोटी सी एक लिस्ट बना ली। और जैसे ही मैं क्या कहते हैं जी D1 करूंगा, तो एज यू कैन सी कि मेरे पास जो है वो एक लिस्ट आ चुकी है। और हाँ, मैं लिस्ट की जो है वो अगर एक स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए, तो मैं सिर्फ उस की का नाम बताऊंगा, ठीक है, वैल्यू नहीं दूंगा, की दूंगा, तो मुझे D1 का जो नेम है उसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द डिक्शनरी। बाकी जो डिटेल है वो आप खुद से काइंडली रेफर करके आइएगा, ठीक है। मेरे माइंड में जो जो आ रहा है मैं करवा रहा हूँ। इसके बाद डिक्शनरी के बाद अब आपको पता है कि इफ एल्स कंडीशंस की बात करते हैं, कंडीशनल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखता हूँ, ठीक है। इफ मार्क्स ग्रेटर देन 90, ठीक है, तो प्रिंट करो जी हमारे पास मैं यहाँ पे एफ स्ट्रिंग को यूज करूंगा। एफ स्ट्रिंग क्या होता है, ग्रेड इक्वल टू, और यहाँ पे करली ब्रैकेट्स लगा के मैं क्या करूँगा, करली ब्रैकेट्स नहीं आएंगी यहाँ पे, चूंकि वेरिएबल ही नहीं है, और मार्क्स भी मैंने आइडेंटिफाई नहीं किया, तो मैं मार्क्स बना लेता हूँ सबसे पहले। 10 मिनट्स रह गए हैं, ओके। मार्क्स इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे इनपुट ले लेता हूँ, जो कि इनपुट आपको भी समझ आ जाएगा, जो कि मैंने अभी नहीं करवाया था। इनपुट क्या होता है आपको पता है, ठीक है, एंटर योर मार्क्स। और चूंकि ये जो है वो एक इंटीजर नंबर होगा, तो मैं इसे इंट के अंदर का टाइप कास्ट करूंगा, ठीक है। तो मार्क्स ग्रेटर देन 90 है, तो मैं ग्रेड इक्वल्स टू क्या करूंगा, मैं ग्रेड इक्वल्स टू ए कर दूंगा। एलिफ, एलिफ क्या होता है जी, यहाँ पे आपको पता चल गया होगा। एलिफ यहाँ पे कंडीशन आएगी, मार्क्स अगर इक्वल 80 है, तो आप क्या करेंगे, प्रिंट ग्रेड इक्वल्स टू जो है वो बी कर देंगे। और एल्स, अगर जो दोनों ही नहीं है तो हम एल्स लगाएंगे, और एल्स के अंदर हम कोई कंडीशन नहीं देते। मैं लिखूंगा प्रिंट ग्रेड इक्वल्स टू
पे, ठीक है, या फिर एफ। ओके, मैं कर देता हूँ अभी, ठीक है। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रोग्राम, मैं इसे रन करता हूँ। अगर मैं 90 से ज़्यादा दूंगा तो मेरी ये कंडीशन चलेगी, ठीक है। बाकी कोई नहीं चलेगी, इन तीनों में से एक चलेगी बस। मैं 99 देता हूँ, एज यू कैन सी ग्रेड ए आ गया। लेकिन अगर मैं 90 नहीं दे रहा, मैं 82 दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ग्रेड ग्रेटर देन 80 है, तो क्या होगा, बी आ जाएगा। और अगर मैं क्या कहते हैं 80 से नीचे दे रहा हूँ, 78, तो भैया मैं फेल हूँ, ठीक है, 80 प्लस टू फेल। यहाँ पे आपको इफ एल्स का भी पता चल गया, इफ एल्स, इफ एलिफ एल्स का पता चल गया। तो आपको पता है लिस्ट क्या होती है, लिस्ट हमारे पास मल्टीपल डाटा टाइप्स हम इसके तो स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। ये चेंजेबल होती है, ठीक है। और टपल जो है वो चेंजेबल नहीं होता, ठीक है। इसको हम इस तरह राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। सेट जो होता है ये ऑर्डर होता है, ठीक है, मतलब कि शुरू से असेंडिंग ऑर्डर में लिखेगा चीजें। और दूसरी चीज कि इसके अंदर यूनिक वैल्यूज होती हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज हम ऐड नहीं कर सकते। डिक्शनरी क्या होती है, हम इसको की वैल्यू पेयर देते हैं, ठीक है। की और ये वैल्यू, ठीक है, नाम जो है, प्रोफेशन, एमएनएन, जैसे एक डिक्शनरी होती है। जैसे ही मैं यहाँ पे उसकी की दूंगा प्रिंट करने के लिए, तो वो मुझे वैल्यू देगा, की नहीं देगा, ठीक है। इफ एलिफ एल्स आपको आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोडिंग की, ठीक है, जो हमारा एक मेरे ख्याल से लूप्स होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको फॉर लूप करवाऊंगा, ठीक है। अब लेट से मैंने एक से लेके एक टेबल जनरेट करवाना है, ठीक है। तो मेरे पास नंबर जो है वो इनपुट होगा। मैं यहाँ पे क्या देता हूँ जी, कि आपने एक नंबर जो है वो इनपुट लेना है। मैं यहाँ पे कहता हूँ एंटर योर नम, ठीक है, वो तो मेरा नंबर इनपुट आ जाएगा। मैंने क्या करना है जी, एक जो है वो टेबल जनरेट करवाना है, ठीक है। और टेबल जनरेट करवाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं फॉर लूप का यूज़ कर लूंगा। फॉर आई इन रेंज ऑफ 1 to 11। 11 क्यों लिखा है, क्योंकि एंडिंग वाला इंडेक्स नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। मैं क्या करूँगा, प्रिंट करूंगा, एफ स्ट्रिंग यूज करूंगा इसके अंदर। मैं यहाँ पे लिखूंगा नम मल्टीप्लाई, और इसके अंदर आई इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिखूंगा नम मल्टीप्लाई आई। ठीक है, तो मेरे पास एक जो बड़े आराम से चीजें जो है वो हो जाएंगी। नम एफ स्ट्रिंग क्या होती है, एफ लगाऊंगा, करली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने जो भी चीज लिखी वो ब्रैकेट यहाँ पे आ जाएगी। मतलब उसके अंदर वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, बाकी जो सारी एज इट इज हो जाएगी। तो मतलब क्या होगा, मैं 5 का जो करवा रहा हूँ जनरेट, तो 5 × 1 इक्वल्स टू 5, 5 × 2 इक्वल्स टू 10। इस तरह करके मेरे पास जाएगा। लेट्स से मैं 5 का जनरेट करवाता हूँ। एज यू कैन सी के मेरे पास जो है 5 का जो टेबल जनरेट हो गया है। आप देखें एक्स और इक्वल्स टू सेम है। जहाँ जहाँ मैंने ये करली ब्रैकेट लगा के वेरिएबल दिया है, वहां पे जो है मेरा जो है वो चेंज आ रहा है जी हमारे पास, 5 1, और ये वेरिएबल की चेंजिंग हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से एक फॉर लूप चल रही है। और इसी चीज को अगर हम वाइल लूप के जरिए करना चाह रहे हैं, तो हमें काउंटर वेरिएबल की जरूरत है। मैं यहाँ पे आई बनाऊंगा, जो शुरू में 1 होगा, क्योंकि 0 से हम स्टार्ट नहीं करते टेबल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वाइल आई इज लेस देन 11। जब तक जो है वो आई 11 से छोटा है, तब तक क्या करते जाओ, आप यही काम करते जाओ। और ये नंबर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। प्रिंट क्या करो, ये वाली लाइन ही प्रिंट करो, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली सिर्फ हमें एक काउंटर वेरिएबल चाहिए था आई, बाकी जो सारे का सारा काम है वही होगा। और दूसरी चीज जो हम करेंगे, वो हम क्या करेंगे, आई प्लस प्लस भी करेंगे। तो आई इक्वल्स टू आई+1, ताकि हमेशा जो वैल्यू है वो 1 ना रहे, इंक्रीज भी होती जाए। जब 5 करूंगा, तो एज यू कैन सी कि ये वही टेबल जनरेट कर रहा है जो मैंने यहाँ पे आगे किया था। तो दिस इज हाउ कि हमने जो है वो बड़े आराम से टेबल भी जनरेट कर लिया है, वाइल लूप फॉर लूप के जरिए कर लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं हम फंक्शन की, ठीक है। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है। एक मैं रिटर्न वाला करवाऊंगा और एक प्रिंट वाला करवाऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ डिफाइन, मैं कहता हूँ ये हमारे पास सम वाला फंक्शन है, सिंपल सा एक चीज है। इसके अंदर मैं दो वैल्यूज दूंगा, ए और बी, ठीक है। और ए बी दूंगा इसके अंदर, और मैंने करना क्या है जी, मैं रिटर्न करवा रहा हूँ जी ए+बी। मैंने यहाँ पे रिटर्न लिखा है, तो मैं जैसे ही इसे एग्जीक्यूट करूंगा, ये मेरा फंक्शन रेडी है। मैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स बनाता हूँ, a = 6, b = 9। अब मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पे लिखता हूँ जी सम ऑफ ए और बी। जैसे मैं इसे चलाऊंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एज यू कैन सी इन दोनों का आंसर मिल गया, ठीक है। आप रिटर्न की जगह यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हो, प्रिंट स्टेटमेंट लगा सकते हो। लेकिन आपको ये जो चीज़ है फिर उसके अंदर स्टेटमेंट जो है वो इसके अंदर लिखनी पड़ेगी। देखें ये हो गया। और जैसे मैं इसे चलाऊंगा,
तो आप देखें कि यहाँ पे 15 आ गया, ठीक है। रिटर्न और प्रिंट के अंदर ये इतना भी खास फर्क नहीं था, लेकिन छोटा सा फर्क है जो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। तो ये फंक्शंस होते हैं जो हम आगे जाके यूज करने वाले हैं, ठीक है। हम काफी कम्प्लेक्स फंक्शंस बनाएंगे, जो भी चीज हम क्रिएट करेंगे वो फंक्शंस के अंदर होगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आप सबको पाइथन बेसिक्स आती है तो मैं ट्राई करूंगा, जस्ट गिव मी मिनट। आप लोगों ने नाम सुना होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, ठीक है। तो इसके आगे मैं क्या कर रहा हूँ जी, मैं इसके आगे एक क्रॉस लगा रहा हूँ कि हम इसको यूज नहीं करने वाले, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, इसको आप इसलिए बेफिक्र रहें। हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ तक जो अभी तक हमने किया है उसी को यूज करेंगे। इसके अलावा एक और जो चीज़ हम करने वाले हैं, ठीक है, वो ये होगी जो कि होती है कंप्रीहेंशन। मैं यहाँ पे लिस्ट कंप्रीहेंशन बता रहा हूँ, लेकिन सेट कंप्रीहेंशन और बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो भी जो है वो सेम होती है। लिस्ट कंप्रीहेंशन की बात करेंगे, ठीक है। अब ये देखो जो मैंने टेबल जनरेट करवाया, फॉर लूप है। मैं एक लिस्ट के अंदर फॉर लूप भी ऐड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा L1, ठीक है, इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे आऊंगा, ब्रैकेट लगाई, जैसे मैं एक लिस्ट बनाता हूँ। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे टेबल जनरेट करता हूँ, तो एक नंबर मैं एक जो है ना मैं इनपुट लेता हूँ। इसे यहाँ पे मैं करूंगा कॉपी, और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा नम मल्टीप्लाई आई, जो मेरा रिजल्ट है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ठीक है, नम मल्टीप्लाई आई मैंने यहाँ पे लिख दिया, और आगे मैं लूप लगाऊंगा फॉर आई इन रेंज ऑफ, जो है मैं क्या करूंगा, 1 to 11। तो क्या किया जी मैंने यहाँ पे लूप लगाया, और लूप मैंने वैसे ही लगाया फॉर आई इन रेंज ऑफ 1 to 11, ठीक है। और जो रिजल्ट चाहिए मुझे, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे सिर्फ लिख दिया कि मुझे नम मल्टीप्लाई आई रिजल्ट चाहिए। तो जैसे ही मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा L1 को, तो आप देखोगे कि मैं नंबर करूंगा 6 का टेबल यहाँ पे आ जाएगा, मेरी लिस्ट के अंदर जो है वो 6 का टेबल जनरेट होकर आ गया। तो इस तरह से हम लिस्ट कंप्रीहेंशन करते हैं। आप सेट कंप्रीहेंशन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करली ब्रैकेट लगा दूंगा तो ये एक सेट कंप्रीहेंशन बन जाएगी, और जैसे मैं 6 का करूंगा तो एज यू कैन सी ये सेट कंप्रीहेंशन बन चुका है। आप टपल कंप्रीहेंशन को यूज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी लिस्ट कंप्रीहेंशन, ठीक है। और दिस वॉज ऑल अबाउट, जो मैं बता रहा हूँ। 1 मिनट रह गया है मीटिंग एंड होने के अंदर, मेरे ख्याल से जितना मैंने करवाना था करवा दिया आज के लिए। ये आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, कल जब आएंगे तो आपको ये सारा कुछ आना चाहिए। या कल हमारी क्लास है, फिर आपके पास 5 दिन होंगे अच्छे से चीज़ों को प्रैक्टिस करने के लिए। ये 6 वीक्स का कोर्स है, ठीक है। और आज से आप अंदाज़ा लगा लें 6 वीक्स कहाँ पे जाएंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह इन्हें स्टार्ट करेंगे, वीकली क्लासेस हुआ करेंगी। और ऊब जो है वो नेसेसरी नहीं है, ठीक है। आपको आनी चाहिए, कहीं कहीं पे आप ऊब यूज़ करेंगे, लेकिन क्योंकि आप सबने बेसिक सीखी हुई हैं, तो मैं भैया ट्राई करूंगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको ना करवाऊँ इसके अंदर, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो मीटिंग जो है वो 1 मिनट से कम रह गया। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे पूछिए जल्दी से। और समझ आइए आप सबको, बोरियत तो नहीं थी यहाँ पे? अगर समझ ना भी आए फिर भी बताइएगा।